एक लड़की एक सब्जी वाले से, जो काफी ज्यादा बुजुर्ग था, कुछ सब्जी खरीदती है और उसे पैसे देकर उससे कुछ पैसे वापस लेती है और अपने घर चली जाती है। लेकिन घर जाकर जब वह पैसों को देखती है तो उसे पता चलता है कि शायद सब्जी वाले ने उसे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। अब इस बात को देखकर एक बार तो वो सोचने लगती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं इन पैसों को रख लेती हूँ। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बातें याद आ जाती हैं और उसके बाद वह उन पैसों को लौटाने का फैसला करती है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर वह सीधा उस जगह पर जाती है और वहां पर जाने के बाद उस सब्जी वाले के फालतू पैसों को लौटाने लगती है। अब जब सब्जी वाला उस लड़की की तरफ देखता है और वह लड़की सब्जी वाले की तरफ देखती है तो दोनों की आंखें मिलती हैं और इसके बाद इन दोनों में कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। और यहाँ पर बाजार के अंदर सभी लोग इन्हें देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हो गया, कौन थी वह लड़की और किस वजह से उस सब्जी वाले के गले लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक 22 साल की रचना नाम की लड़की रहा करती है। रचना, जिसने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती है। उसके घर में उसकी माँ है, उसका एक छोटा भाई है जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है और घर की पूरी जिम्मेवारियां वही निभाया करती है। लेकिन कभी कभी रचना एक बात को सोचकर काफी ज्यादा उदास रहा करती है, क्योंकि आज से 10 साल पहले उनका परिवार खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था जब उसकी उम्र 12 साल थी। उसके पिता थे जो परिवार से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताया करते थे। पिता का नाम होता है चंद्रशेखर और चंद्रशेखर जी एक कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर थे और सभी लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया करते थे। यहां तक कि वे अपने बच्चों से भी यही बात कहा करते थे कि बेटा, जिंदगी में ईमानदारी को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमें ईमानदारी से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अब वो इतने ईमानदार होते हैं और कॉलेज का ही एक व्यक्ति जो कि कॉलेज का ट्रस्टी था, वह उनका दोस्त होता है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर सभी लोग रचना के पिता की बहुत सारी इज्जत किया करते थे, क्योंकि वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से कॉलेज से खबर आती है कि यहाँ पर जो रचना के पिता होते हैं उन पर एक घोटाले में शामिल होने का इल्जाम लगा है और इसी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब यह बात सुनते ही जो रचना के परिवार वाले होते हैं वो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जिस मोहल्ले के अंदर ये लोग रहा करते थे वो सभी लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि वह व्यक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब यहां पर उस पर इल्जाम लगाया गया था कि इसने काफी सारे रुपयों का घोटाला किया है और इसी वजह से कॉलेज वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब यहां पर जो चंद्रशेखर होते हैं रचना के पिता, वह मायूस होकर वापस अपने घर लौटते हैं और लोगों की तरफ देखकर अजीब अजीब बातें सोचने लगा करते हैं। हालांकि लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थी। लेकिन यहां पर जो चंद्रशेखर होते हैं वह अपने आप को बहुत बड़ा अपराधी समझने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे होंगे और कह रहे होंगे कि देखो, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया करता था और अब खुद ही इतनी बड़ी बेईमानी कर कर बैठ गया। वह घर में तो रहता है, लेकिन घर में रहने के बाद रोज रोज उसे ये बातें याद आया करती हैं जब भी वह घर से निकला करता है, अपने जानने पहचानने वाले लोगों को देखा करता है और इसके बाद वह उन लोगों से बात तक करना बंद कर देता है और अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगता है। यहाँ पर जो चंद्रशेखर की पत्नी यानी कि रचना की जो माँ होती है वह अपने पति को समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें इस बात का पछतावा करने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर काफी गुमसुम सा रहने लगता है और धीरे धीरे जैसे 1 महीना कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक दिन अचानक से जो चंद्रशेखर होता है वह अपने घर से गायब हो जाता है और उसके कमरे में केवल एक चिट्ठी लिखी हुई मिलती है, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लिख रखा था, मैं गुनहगार हूं और इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूं और तुम लोग अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करना और मुझे बिल्कुल भी ढूंढने की या याद करने की कोशिश मत करना। इस बात को सुनते ही जो चंद्रशेखर की पत्नी होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और यहां पर उस घर के अंदर रचना जो कि 12 साल की थी और जब उसे पता चलता है कि उसके पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं तो उसके बाद वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। अब परिवार के अंदर केवल 3 सदस्य बच गए थे, एक तो माँ, एक उसकी बेटी जिसका नाम रचना है, एक छोटा लड़का है जिसका नाम मोहित है। यहां पर जो माँ होती है उस पर परिवार की जिम्मेवारी आ जाती हैं और उसके बाद जो माँ होती है वह इधर उधर दूसरों के घरों में काम करने लगती है और काम कर करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रचना होती है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करती है और घर की जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर लेना चाहती है, क्योंकि उसकी वो माँ जो घर के अंदर राज किया करती थी वह दूसरों के घर की नौकरानी बनी हुई है और वह इस काम को उसे करता हुआ नहीं देख सकती थी। तो इसी वजह से रचना मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करती है और पढ़ाई लिखाई करने के दौरान उसे ढेर सारी बातों का सामना भी
करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे जो उसकी हम उम्र के थे वह उसके बाप को चोर कहकर संबोधित किया करते थे और उसे ये सभी बातें सर नीचे की तरफ करके सुननी पड़ती थी। इधर जो उसका भाई होता है मोहित, वह भी जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता है, वहां के बच्चे जो उसके आसपास के थे, जो उसे जाना पहचाना करते थे, वह भी उसके पिता को चोर कहकर संबोधित किया करते थे। और इस बात को सुनकर जो बेटा होता है मोहित, वह उनसे लड़ाई करने लगता है और बार बार यहाँ पर बहन रचना को उसको समझाने के लिए जाना पड़ता है और उस लड़ाई को चुप कराना पड़ता है। यहाँ पर वह अपने भाई को भी समझाती रहती है, लेकिन भाई उसे चुप करा देता है और कहता है कि जब हमारे पिता चोर नहीं थे तो ये लोग हमारे पिता से चोर क्यों कहा करते हैं। अब इस बात का कोई भी जवाब रचना के पास नहीं था और वह चुपचाप ऐसे रह जाती है, लेकिन मन ही मन फैसला करती है कि जिस दिन मैं अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊंगी तो उसके बाद अपने पिता के ऊपर लगे हुए इस कलंक को जरूर मिटाऊंगी, चाहे वो मुझे मिले या ना मिले। यही सोचकर रचना अपनी पढ़ाई लिखाई करती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब जैसे ही वो नौकरी लगती है तो उसके बाद अपनी माँ का काम करना बंद करा देती है और खुद जाकर उस कंपनी में काम किया करती और सुबह शाम अपने घर के कामों को भी देखा करती। माँ इस बात से बड़ी खुश होती है और अब जो रचना है वो अपने पिता के नाम पर लगे हुए उस कलंक को मिटाने के लिए कुछ पैसों की सेविंग करने लगती है और धीरे धीरे इसको काम करते हुए 1 साल बीत जाता है। अब 1 साल बाद जो रचना होती है वह अक्सर अपने घर के पास बनी हुई सब्जी की मंडी से रोज सब्जियां खरीदा करती है और वहां पर ढेर सारे सब्जी वाले सब्जियां बेचा करते हैं। अब वहीं पर लाइन में एक पीछे बुजुर्ग व्यक्ति लगा हुआ था और मंडी के अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो और सब्जी वालों पे तो काफी ज्यादा लोग खड़े हुए थे, लेकिन उस बुजुर्ग अंकल पे ज्यादा लोग नहीं थे। और इसके बाद रचना वहां पर जाकर सब्जी खरीदने लगती है और अपनी सब्जी खरीदने के बाद वह उससे पूछती है कि बाबा कितने पैसे हुए। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग अंकल होता है जो कि सब्जी बेच रहा था, वह नीचे की तरफ सर करके अपना काम कर रहा था और वह कह देता है कि बेटी तुम्हारे 90 रुपए हुए। तो उसके बाद यहाँ पर जो रचना होती है वो अपने पास से 100 रुपए निकालती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ बढ़ाने लगती है। अब यहाँ पर कुछ और लोग सब्जी खरीद रहे थे, तो यहाँ पर वह बुजुर्ग व्यक्ति उन पैसों को लेकर गले में डालता है और इसके बाद जब रचना वहां पर खड़ी रहती है तो उसको अंदर से लगभग 410 रुपए निकाल कर दे देता है। अब यहाँ पर रचना ने 100 रुपए दिए थे, लेकिन उसने 490 रुपए लौटा दिए थे, लेकिन रचना भी फोन पर कुछ बात कर रही थी और इसके बाद उन पैसों को अपने हाथ में लेकर अपने बैग में रखकर सब्जियों को लेकर वहां से चली जाती है। यानी कि दोनों ने नहीं देखा कि उसने कितने पैसे दिए थे और कितने पैसे उसने लौटाए हैं। यहाँ पर रचना अपने घर चली जाती है और घर जाकर सब्जियों को फ्रिज में लगा देती है और उन पैसे के बैग को एक तरफ रख देती है। लेकिन तभी उसका छोटा भाई आता है और उसे कुछ सामान लेना होता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और वह अपनी बहन से पैसे मांगने लगता है। तो इसके बाद जो रचना होती है अपने भाई से कहकर उस हैंडबैग को अपने पास मंगाती है और उसके बाद उसमें से 100 रुपए निकालकर अपने भाई को देने लगती है। लेकिन जैसे वो बैग के अंदर पैसे देखती है तो उसे काफी ज्यादा पैसे लगते हैं और वह सोचने लगती है कि इतने सारे पैसे कहां से आ गए। अब थोड़ी देर में जब दिमाग पर गौर देती है तो उसके बाद उसे याद आता है कि ये पैसे तो उस सब्जी वाले ने मुझे फालतू लौटा दिए हैं। उसने देखा नहीं कि मैंने उसे 100 रुपए दिए हैं या कितने रुपए दिए हैं। शायद उसने ये समझा होगा कि उसने मुझे 500 रुपए दिए हैं, तो इसी वजह से 90 रुपए काटने के बाद 410 रुपए मुझे लौटा दिए हैं और यह बात पूरी तरह से उसके समझ में आ जाती है। अब इसके बाद जो रचना होती है एक बार तो सोचने लगती है कि मेरी गलती थोड़ी ना है, उस बुजुर्ग की गलती है, तो मैं इन पैसों को नहीं लौटाऊंगी। लेकिन तभी उसे अपने पिताजी के वो ईमानदारी के पाठ याद आ जाते हैं जो वो अक्सर अपने बच्चों को भी पढ़ाया करते थे और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी इसी बात को बताया करते थे कि ईमानदारी से जीना ही काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता है। जब पिता की ये बात उसे याद आती है तो उसके बाद वह सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं इन पैसों को लौटा कर रहूंगी, क्योंकि असलियत में उसके ही पैसे हैं और उसी को मिलने चाहिए। यही सोचकर वह निश्चय कर लेती है और इसके बाद जो रचना होती है दूसरे दिन सुबह उठकर अपनी कंपनी जाती है और कंपनी से लौटते वक्त सीधा उसी सब्जी की मार्केट में पहुंच जाती है और वहां पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखने लगती है। बुजुर्ग व्यक्ति रोज की तरह आज भी उसी जगह पर सब्जी बेच रहा था, लेकिन यहाँ पर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और मंडी के अंदर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। इसके बाद जो रचना होती है वह देखकर समझने लगती है कि शायद इसे अपने नुकसान के बारे में पता चल गया है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा उदास प्रतीत हो रहा है। तो इसके बाद जो रचना होती है वो सीधा उसके पास जाती है और वहां पर जाकर कहने लगती है कि बाबा ये लो आपके 400 रुपए, शायद आपने मुझे कल ज्यादा पैसे दे दिए क्योंकि मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया था। अब इस बात को देखकर जो सब्जी वाला अभी तक काफी ज्यादा मायूस था वह मुस्कुराते हुए रचना की तरफ देखने लगता है और इसके बाद दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो उसके बाद रचना को कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसके पिता का वो चेहरा याद आने लगता है जब उसका पिता उसे पढ़ाया लिखाया करता था और ईमानदारी का पाठ सुनाया करता था, कहा करता था कि बेटे ईमानदारी से जीना चाहिए, और वही आंखें इसे इस बुजुर्ग के अंदर दिखाई देती हैं। अब उसके बाद जब रचना उसे गौर से देखती है तो उसके बाद कहने लगती है कि बाबा क्या आपका नाम चंद्रशेखर है? अब इस बात को सुनने
के बाद जो वह सब्जी वाला होता है वो उन पैसों को पकड़ते हुए अपना हाथ नीचे की तरफ करता है और उससे कहने लगता है कि नहीं, मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं है, मेरा नाम तो रमेश है। अब इस बात को कहते हुए वह काफी ज्यादा हिचक रहा था और रचना इस बात को महसूस कर जाती है कि ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद रचना कहने लगती है कि नहीं, आप चंद्रशेखर हो और मैं आपकी आंखों को देखकर अच्छी तरह से पहचान सकती हूं। और यहां पर जो रचना होती है फौरन से उनका दाहिना हाथ पकड़ती है और दाहिना हाथ को जैसे सीधा करके देखती है तो उसकी हथेली के थोड़ी ऊपर एक तिल था और जिस तिल से वह पूरी तरह से पहचान जाती है कि यह और कोई नहीं, उसका वही पिता है जो आज से 10 साल पहले उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था, उनके लिए खत छोड़कर। अब इस बात को देखते हुए जब चंद्रशेखर देखता है कि उसकी बेटी ने उसे पहचान लिया है और वो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो सकता है जिसको वो काफी दिन पहले झेल चुका है, तो उसके बाद एकदम से उससे अपना हाथ झटकता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन रचना एकदम से आगे बढ़ती है और वह जवान भी थी और उसका पिता बुजुर्ग हो चला था, तो एकदम से उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि बाबा, आप कहां भाग रहे हो? आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया है और हमारा पूरा परिवार कितनी मुसीबतों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद जो पिता होता है वह थोड़ी देर तक उससे मना करता है, कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। लेकिन जब बेटी बार बार कहती है कि मैंने आपको पहचान लिया है तो उसके बाद पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से अपनी बाहें फैला देता है। अब जैसे बुजुर्ग सब्जी वाला बाहें फैलाता है तो यहां पर 22 साल की उसकी बेटी, जिसका नाम रचना होता है, वह झट से उसके गले लिपट जाती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन यहां पर बाजार के अंदर जितने भी ग्राहक थे और जितने सारे सब्जी वाले थे वह सभी ये सब कुछ देखकर हैरान हो गए थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के जवान लड़की गले लिपट कर फूट फूट कर क्यों रो रही है। आखिर क्या कारण है जो ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के गले लिपट रहे हैं, वो भी बीच बाजार के अंदर। इसके बाद सभी लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में सभी की ये बात समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति इस लड़की का पिता है क्योंकि पिछले 10 साल से इनको छोड़कर चला गया था और आज ये मिल गया है। तो उसके बाद सभी लोग इस बात को सुनकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और यहाँ पर जो रचना होती है अपने पिता से अपने घर चलने के लिए कहने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रशेखर होता है वह मना करने लगता है, कहता है कि बेटी, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो लोग इस बात को दोबारा से याद करेंगे और दोबारा से मेरी तरफ इन्हीं निगाहों से देखते रहेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो रचना होती है वो कहती है कि पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जो समझदार लोग हैं वो तो आपको बिल्कुल भी अपराधी समझते नहीं है और उन्हें पता है कि इन्हें फंसाया गया है, तो इसी वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ घर चलो, माँ और भैया आपको देखेंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। इसके बाद वह मना करता रहता है, लेकिन बेटी जैसे तैसे करके अपने पिता को मना लेती है और उसके बाद उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहां पर जाने के बाद रचना की माँ जैसे अपने पति को पिछले 10 साल के बाद देख रही है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती है और अपने पति से पूछने लगती है कि क्या किया था हमने ऐसा जो आप हमें इस तरह से छोड़कर चले गए? पता है आपके बाद हमारी जिंदगी किस तरह से बीती है। यहाँ पर जो चंद्रशेखर होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और इसके बाद माता पिता एक दूसरे के गले लगते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब यह परिवार पूरा तो हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो रचना होती है वह अपने पिता को बेकसूर साबित करना चाहती है क्योंकि बचपन में उसने उसके भाई ने इस वजह से बहुत कुछ सहा है और वह अपने पिता पर लगे हुए उस दाग को मिटाना चाहती है और इसके लिए उसने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे हैं और वह अपने पिता से बात करने लगती है। कहती है कि पिताजी, असलियत में आप ये बताओ कि उस दिन हुआ क्या था और आपको किस वजह से इस तरह से दोषी बनाया गया। तो उसके बाद जो पिता होता है वह पूरी कहानी बताने लगता है। कहता है कि बेटी, मेरा एक दोस्त है जो कि कॉलेज का ट्रस्टी है और उसने ही वो घोटाला किया था। इसके बारे में मुझे पता था, लेकिन कहीं मैं ये बात बाहर न कह दूं, तो इसी वजह से मेरे दोस्त ने वो इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया और मैं एक मामूली सा लेक्चरर था, तो इसी वजह से ट्रस्टी के आगे मेरी कुछ नहीं चलती है और लोग मुझे ही दोषी समझ लेते हैं और वहां पर सभी लोगों के साथ मिलकर वह मुझे कॉलेज से निकाल देता है। मैंने कोई घोटाला नहीं किया, लेकिन वहां से यहां पर आने के बाद जब लोग मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे तो उसके बाद मैं यहां पर तुम्हें छोड़कर यहां से चला गया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो लोग तुम्हारे साथ बहुत ही गलत भी कर सकते थे। इसी वजह से मैं यहां से दूर चला गया। अब कुछ दिनों तक तो मैं बाहर रहता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं अपने आप को नहीं रोक पाता और उसके बाद यहीं पर आकर अपना भेष बदलकर इस तरह से काम करने लगता हूं। अब तक मेरी दाढ़ी भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और मैं गरीबों को से भेष में रहा करता था। यहाँ पर तुमसे पहले तुम्हारी माँ सब्जी लेने के लिए आया करती थी और मैं नीचे सर करके चुप चुप के उन्हें देखा करता था, लेकिन कभी भी वो मुझे नहीं पहचान पाई। इसके बाद तुम आने लगी और तुम्हें भी देखकर मैं बड़ा ही खुश होता हूँ, लेकिन आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया और जो 400 रुपए तुमने मुझे लौटाए थे वो जानबूझकर मैंने तुम्हें फालतू दिए थे ताकि तुम्हारे कुछ काम आ सके, क्योंकि मैं सामने आकर तो मदद नहीं कर सकता
करता था, पीछे से मदद करना चाहता था। इस बात को सुनकर बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो बेटी होती है वह कहती है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी और आपके ऊपर लगे हुए इस दाग को मैं मिटा कर रहूंगी। ऐसा कहकर जो बेटी होती है अपने उन पैसों को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद एक अच्छा सा वकील करके अपने पिता को उस केस को रीओपन करवाती है। केस रीओपन हो जाता है और उसके बाद जो वकील साहब होते हैं दोबारा से इस केस को खंगालने लगते हैं और वहीं पर उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्हें शायद 10 साल पहले जानबूझकर नहीं दिखाया गया था और उनकी वजह से यह सब कुछ सिद्ध हो रहा था। यहां पर ट्रस्टी के खाते में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको देखने के बाद यह समझ में आ जाता है कि जो भी घोटाला हुआ था वो कॉलेज के ट्रस्टी ने किया था। और उसके बाद यहां पर जो वकील साहब होते हैं वह रचना के पिता को निर्दोष घोषित कर देते हैं और अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। तो उसके बाद लोग उसकी दोबारा से इज्जत करने लगते हैं और यहां पर जो चंद्रशेखर होता है अब वह खुलकर इधर उधर घूम सकता है। इधर जो कॉलेज वाले होते हैं वह भी उनको नौकरी को दोबारा ऑफर करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। रचना को भी इस बात की बड़ी खुशी होती है कि उनका पिता वापस लौट आया और उनके ऊपर लगा हुआ दाग भी मिट गया। इसके बाद जो चंद्रशेखर होता है वह अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि बेटी तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं हुआ करती। और उसके बाद चंद्रशेखर कहने लगता है कि बेटी अब तुमने बहुत कर लिया, लेकिन अब तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर चंद्रशेखर अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं और यहां पर पूरा परिवार दोबारा से खुशियों के साथ आज तक भी समय व्यतीत कर रहा है। पिता अपनी बेटी की शादी धूमधाम और रीति रिवाज के साथ कराते हैं और अपने बेटे को अच्छी तरह से शिक्षा दिलाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।